पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। दिल्ली में भी भारी ठंड पड़ रही है। इस समय दिल्ली का तापमान 5 डिग्री से भी कम चल रहा है। राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह कड़कड़ाती ठंड के साथ हुई और लोग ठंड की वजह से काफी परेशान हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में, जहां ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया है और ये जरिया बचता है। आग के जरिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं ठंड की वजह से उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना हो रहा है। सर, ठंड की वजह से किस तरीके की मुश्किलें? ठंड की वजह से हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़े हैं, काम बिल्कुल ठंडा पड़ा है और आग का सहारा लेकर के हम यहाँ लोग खड़े हैं। काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठंड ज़्यादा है। क्या काम करते हैं? ठंड की वजह से क्या दिक्कत आई? ठंड की वजह से दिक्कत आ रही है, सवारी नहीं है बिल्कुल भी। पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड किस तरीके से अलग है? काफ़ी ठंड है पिछली बार की तुलना से, बहुत ज़्यादा ठंड है और हाथ तो बिल्कुल ही सुन हो जाते हैं। हाथ इतने सुन हो रहे हैं कि गाड़ी चलानी भारी पड़ रही है हम लोगों पे और सवारी तो आ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी रोड पे आई नहीं सवारी। राजधानी दिल्ली का जो तापमान है उसमें एकदम से बदलाव आया है। पिछले कई सालों के मुकाबले अक्टूबर नवंबर जो था इस बार वो साफ गुजरा था, लेकिन दिसंबर खत्म होते होते जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है और इस साल जो दिल्ली का जो तापमान था वो शिमला से भी ठंडा हो चला था। कैमरामैन मनीष के साथ मोहित सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यूपी के गाजीपुर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने वहां महाराजा सुहेलदेव पर एक डाक टिकट भी जारी किया, जिसके बाद पीएम ने वहां रैली में कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों को लॉलीपॉप पकड़ाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। लाखों किसानों को कर्ज माफी का वादा किया गया, वोट चुरा लिए गए, पिछले दरवाजे से चोरी रास्ते से सरकार बना दी गई और दिया कितनों को? सिर्फ 800 लोगों को। यही नहीं, पीएम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की नई बनी सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने दोनों राज्यों में यूरिया की किल्लत का जिक्र किया और दावा किया कि बीजेपी की सरकार जाते ही बिचौलिए सामने आ गए। वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए, यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी। इससे पहले पीएम ने वहां महाराजा सुहेलदेव के योगदान को याद करते हुए उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी की। साथ ही उन्होंने गाजीपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। पीएम के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। ये संस्थान वाराणसी के चांदपुर में बना है, जहां पीएम ने फीता काटकर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने संस्थान के अंदर जाकर वैज्ञानिकों से बातचीत की और चावल की अलग अलग किस्मों की जानकारी ली। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद पीएम दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचे। वहां उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने प्रदर्शनी में बने कई स्टॉलों पर जाकर वहां रखी गई चीजों को देखा। पीएम ने वहां स्टॉल पर खड़े लोगों से प्रदर्शनी में लगाई गई हस्तशिल्प की चीजों के बारे में बातचीत भी की। पीएम ने वहां हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को संबोधित करते हुए पूर्वांचल को हस्तशिल्प का हब बताया। वहीं पीएम के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार शुरू कर दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरा। जांच चल रही है, परंतु हम जानते हैं इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन आ गया है, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। इसी तरह के ईडी के माध्यम से तमाम लोगों पर उन्होंने इस तरह के दबाव बनाए हैं। चौकीदार क्या है आपके दर्शक स्वयं जानते हैं। अपनी बात तो कहेंगे नहीं, अपनी चौकीदारी की बात तो करेंगे नहीं, दूसरों पर उंगली उठाकर कोई अपनी चोरी छुपा नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री को ये बात मालूम हो गया है कि इस मुल्क में ज़बानी ही नहीं कहा जा रहा है कि चौकीदार ही चोर है। कई गाने भी बन गए कि चौकीदार ही चोर है और कोई इस देश में नहीं पूछ रहा है कि ये चौकीदार कौन है, क्योंकि हर आदमी को मालूम हो गया है इस देश में कि चौकीदार नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी इससे घबराए हुए हैं, तो हर मीटिंग में अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को विश्वास हो गया है और 3 राज्यों के चुनाव में और भी परिलक्षित हो गया कि देश की जनता को पूरा विश्वास हो गया कि चौकीदार ही चोर है। अब मोदी जी कुछ भी बोले उस पर लोग विश्वास नहीं करने वाले।
इल्ज़ाम लगा हो जिस पर वही अपनी सफाई में अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है ईमानदारी का, तो शक ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं काला है और कहीं ना कहीं तो तिनका आ गया है, जिसकी वजह से अपनी सफाई देनी पड़ेगी। दिल्ली के नेशनल आर्ट गैलरी में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गांधी जी के जरिए की गई दांडी यात्रा को दिखाया गया। इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि पहली बार दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की जो तस्वीरें बनाई गई थी उन्हें भी शामिल किया गया और इसे यादगार बनाने के लिए गुजरात से 40 टन नमक भी मंगवाया गया। गांधी जी का दांडी मार्च हम तैयार किए। आप देख सकते कि एटमॉस्फेयर ऐसा हम क्रिएट किए कि कोई भी आए उसका अंदर वो गांधी जी को फील कर सकते, और उसके लिए हम उनका उद्देश्य वो दांडी मार्च का ज़्यादातर हम यहाँ प्रोजेक्ट किए। सरकार ने ऑनलाइन रिटेल सेक्टर की कंपनियों के कारोबार से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल कंपनियां अब ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती जिनको वो खुद बनाती हैं। इसके अलावा रिटेल कंपनियां उन कंपनियों के प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएंगी जिनमें उनकी किसी भी तरह की हिस्सेदारी होगी। सबसे अहम बात कि ये ऑनलाइन रिटेल कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं बेच पाएंगी। सरकार ने ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में एफडीआई के नियमों में भी बदलाव किया है। इस बदलाव के मुताबिक एफडीआई को मंजूरी देने से पहले ये देखा जाएगा कि निवेश करने वाली कंपनी का पहले से कारोबारी रिश्ता तो नहीं है। बताया गया कि सरकार ने ये फैसला ऑनलाइन रिटेल कंपनियों की ओर से दी जाने वाली भारी छूट के खिलाफ घरेलू कारोबारियों के ऐतराज जताने के बाद लिया। माना यह भी जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ पिछली सरकार के फैसले को पलटने का काम शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि गहलोत सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पिछले बीजेपी सरकार के कई फैसले पलट दिए। साथ ही सरकार ने सरकारी लेटरहेड से दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त भी हटा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कई फैसले पलटे हैं पिछली सरकार के। देखिए, लोकतंत्र में चाहे कोई पढ़ा लिखा आदमी है चाहे अनपढ़ है, हम जब उसको विधानसभा का चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते तो हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको स्थानीय निकाय का चुनाव या पंचायत राज का चुनाव लड़ने से रोकें। पिछली सरकार ने ये कानून बनाया जिससे पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण में बहुत बड़े हिस्से की जो साझेदारी थी, भागीदारी थी, उसको उन्होंने रोक दिया। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, उसके अंदर हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो बंदिश बीजेपी ने लगाई उसको हमने खत्म कर दिया। हेड पे फोटो बदलने वाली आपने कितना गंभीर बात है। मेरे ख्याल से किसी शासन प्रणाली में हमने आज तक नहीं सुना कि पार्टी के नेता का फोटो बीच में रहेगा और अशोक स्तंभ, जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, अशोक स्तंभ देशभक्ति का प्रतीक है, उसको साइड में किया गया। लोगों को बाध्य किया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का फोटो लेटरहेड के बीच में होना चाहिए। ये प्रवृत्ति जो राजस्थान में इन्होंने शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ ये गवर्नेंस के लिए शुभ नहीं है। हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार की तमाम पत्रावली, सारे लेटरहेड, उनके बीच में मात्र सिर्फ और सिर्फ अशोक स्तंभ रहेगा। बाकी किसी राजनेता का न नाम होगा न फोटो होगी। यूपी के गाजीपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति राजाराम छात्रों को हत्या करने की सलाह देने के बाद विवादों में घिर गए हैं। वे वहां छात्रों के एक सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजाराम ने झगड़ा होने पर छात्रों को हत्या करने की सलाह दे डाली। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो रोते हुए मेरे पास कभी मत आना। एक बात बता देता हूं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना और तुम्हारा पक्ष चले तो उसका मर्डर करके आना, इसके बाद हम देख लेंगे। वहीं कुलपति के बयान को छात्रों ने गलत बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की।
ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतने गरिमामयी पद पे, ऊंचे पद पे बैठने के बाद इस तरह का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। कुछ छात्रों ने कुलपति के बयान को मर्यादा के खिलाफ बताया और ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत दी। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी के एक दावे के बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ईडी ने दावा किया कि इस केस में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ के दौरान एक संदर्भ में मिसेस गांधी जैसे शब्द बोले। हालांकि ईडी ने उस संदर्भ के बारे में नहीं बताया। शुक्रवार को अगुस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 7 दिनों की ईडी रिमांड के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मिशेल को एक बार फिर 7 दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया गया। मोदी सरकार ने मिशेल को पकड़कर प्रत्यार्पण करके लाया और उसकी जांच शुरू की और उस जांच में आखिर सच्चाई बाहर आने लगी है। कांग्रेस ने जैसे ही मिशेल को लाया, भारत सरकार ने तुरंत एक वकील दे दिया अपने पदाधिकारी को। ये राष्ट्र सुरक्षा के साथ समझौता करने वाली सरकार की चोरी अब सामने आ रही है। बिचौलियों के बिना कोई भी रक्षा सौदा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। देखो भैया, कानून अपना काम कर रहा है। इसमें जो अगर कोई ईमानदार है तो उनको छुआ नहीं जाएगा, कोई बेईमान है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई, ईडी, इनकी कोई आज विश्वसनीयता देश में नहीं है। ये एक सरकार है जो अभी पूरी तरह से बौखला उठी है, 3 राज्यों में चुनाव हारी है और एक तरह से ये डिपार्चर लाउंज में बैठी है। इनके जाने की तैयारी है, कुछ महीनों की बात है। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, चाहे कोई राजनेता हो या आपका कोई भी फिल्म का कोई हीरो हो या जर्नलिस्ट हो, सबको सजा मिलती है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए, मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। ये पूरा स्क्रिप्टेड है। हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा करने वाले लोग हैं। अब देश की जनता देख रही है। कोई बात कुछ दिनों के लिए कहकर किसी को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट रूप से खास करके हिंदुस्तान की जनता को दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता है।